हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को एशान बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे थे और अब आप अपनी बुक ओपन करोगे पेज नंबर 18 में। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले के क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर चाहिए, हर एक क्वेश्चन डिटेल में चाहिए, यूट्यूब पे टाइप करिए इलेक्ट्रिसिटी एशान सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या बोलता है, कह रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड कंडक्टर, रजिस्टर्स एंड इंसुलेटर। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के कारण वो क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करता है या इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई मटेरियल है आपके पास। ठीक, अब इस मटेरियल में अंदर क्या होंगे, डिफरेंट एटम्स होंगे। तो बाहर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इसमें, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ये आपको बताया गया है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन, भाई सिंपल शब्दों में सुनिए, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो अंदर जो एटम्स हैं, है ना, उससे ये कोलोजन करेंगे। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रिक करंट है, ये रेजिस्टेंस महसूस कर रहा है, अपने रास्ते में रेजिस्टेंस महसूस कर रहा है। ठीक, जितने ज्यादा कोलोजन होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, ओके, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इजिली नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे करंट इजिली नहीं फ्लो कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस हाई है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इजिली हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इजिली फ्लो कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस लो है। और रेजिस्टेंस लो है तो करंट इजिली उसमें फ्लो होगा। ठीक, ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तो इसने सबसे पहले हमसे बात करी कि गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो बच्चों, गुड कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होंगे जिस मटेरियल से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इजिली हो जाता है, बस। यानी कि ज़्यादा कोलोजन महसूस नहीं होता है अंदर इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। तो याद रखिए, गुड कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। गुड कंडक्टर कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। ये बात आपको पता है, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक, सो सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजिली एंड ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। एग्जाम्पल है इसका, 2 मेटल्स के नाम बता दीजिए कोई भी, सिल्वर और कॉपर। चलिए अब आ जाइए किसमें, रजिस्टर्स क्या होते हैं। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को रजिस्टर्स नहीं पता है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं रजिस्टर्स क्या होते हैं। ये रजिस्टर्स इस तरीके से मार्केट में दिखते हैं, आप खरीद के ला सकते हो रजिस्टर्स में। डिफरेंट कलर कोडिंग होती है जो आप क्लास 12 में पढ़ोगे। ठीक, इस कलर कोडिंग का भी कुछ मतलब होता है, जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, येलो तो नहीं, गोल्डन होता है इस पे, है ना, ब्लैक होता है, इस तरीके से। ठीक, तो अब ये जो देखिए, यहां से करंट आएगा इस तरीके से, इसको हम सर्किट में लगा देते हैं, इसको निकालेंगे, और निकालने का मतलब है लाएंगे इसको मार्केट से खरीद के और किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा देंगे। ये देखिए, फिजिक्स में इसको हम ऐसे जिगजैग शेप से दिखाते हैं, इसको रजिस्टर को हम जिगजैग शेप से दिखाते हैं। आपने कई बार अपनी किताबों में देखा होगा। ठीक है, तो ये रजिस्टर का सिंबल है। ठीक, हम बोलते हैं भैया हमने कोई रजिस्टर लगा दी। देखो, रजिस्टर और रेजिस्टेंस में थोड़ा डिफरेंस है। रजिस्टर एक फिजिकल कंपोनेंट हो जो जिसको आप हाथ से टच कर सकते हो। ये देखो, मार्केट से खरीद के लाओगे, हाथ से टच कर सकते हो, ये रजिस्टर है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी, करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी। अब सुनो, जितने भी रजिस्टर बने होते हैं बच्चों, ऐसे वाले जो मार्केट से आप खरीद के लेके आते हो, ये जो रजिस्टर है ऐसे ही दिखते हैं, मार्केट में आप खरीद भी सकते हो उसको, है ना। सो ये जो रजिस्टर है ये एलॉय के बने होते हैं। आई रिपीट, एलॉय क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का कॉम्बिनेशन। ठीक, तो 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को हम मेल्ट करके अच्छे से मिक्स करके उसको ठंडा करते हैं, वापस से वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, इस तरीके से एलॉय बनते हैं। आपने केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा होगा एलॉयस के बारे में। तो एलॉय की हेल्प से हम लोग ये रजिस्टर बनाते हैं। ठीक, तो ये रजिस्टर क्या होता है, ये प्योर मेटल नहीं होता है, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का कॉम्बिनेशन होगा, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का कॉम्बिनेशन होगा ये रजिस्टर। ओके, अब ये जो रजिस्टर होता है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, मेटल के कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। क्या मेटल में रेजिस्टेंस होता है, यस सर। भैया, रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस का मतलब है कि बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कितना कोलोजन करेंगे अंदर मटेरियल में दूसरे एटम के साथ। ठीक, तो मेटल में भी तो अंदर एटम्स होते हैं, लेकिन वहां नंबर ऑफ कोलोजन्स कम होते हैं। ठीक, उसका रीजन भी क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन आप ये समझो, रजिस्टर हमने जो बनाया वो एलॉय है, एक तरीके का एलॉय है। ठीक, एलॉय की हेल्प से रजिस्टर बनाया जाता है। एलॉय क्या है, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोलोजन ज्यादा होंगे, ये याद रखिए। ठीक, यानी कि इसका रेजिस्टेंस मेटल के कंपैरिजन में हाई होगा। ओके, क्या इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, यस सर फ्लो करेगा, लेकिन मेटल के कंपैरिजन में लेस फ्लो करेगा। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें करंट को रेगुलेट करना होता है, ठीक है, कंट्रोल करना होता है, करंट की वैल्यू को कंट्रोल करना होता है, तो हम उस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस के और भी यूजेस हैं जो आप क्लास 12 में पढ़ोगे। ठीक, जैसे कि वोल्टेज को डिवाइड करना या किसी फिल्टर में रेजिस्टेंस को यूज करना, वो सब बात की बातें हैं। ठीक, अभी हमें अपना आंसर यहाँ पे इस तरीके से देना है।
देखिए, a resistor is a electrical component that limits or regulate the flow of electrical current in an electronic circuit। और आपको आगे बताना है क्या कि रजिस्टर्स हैव कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस। ये क्या बात बोल दी इसने, रजिस्टर्स हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब वो इससे कंपेयर करना चाहता है, किससे, कंडक्टर से। कंडक्टर के कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक। रेजिस्टेंस मतलब फ्लो ऑफ करंट की, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी, ठीक। अब थर्ड वाला क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर सबको पता है, इंसुलेटर में बच्चों इतना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा, इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस की करंट ही नहीं फ्लो होगा। ये बात मैं आपको कई बार पिछले क्वेश्चंस में भी बता चुका हूं, ठीक। तो बस यही है आपका। अच्छा एक चीज और, यहां पे देखो बच्चों, 2 एग्जांपल दे देना रजिस्टर्स के, 2 एलॉय के नाम लिखे हमने, नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटाइन, ओके। नाउ थर्ड क्या है, द सब्सटेंस दैट हैव इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक। ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जांपल है इंसुलेटर का, माइका हो गया, बैकेलाइट हो गया, सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। वुड हो गया, रबर हो गया। तो बहुत आसान ये आंसर था, इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू गुड कंडक्टर्स। अभी देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया गुड कंडक्टर क्या होते हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर। एक बार फिर से, गुड कंडक्टर ऐसे मटेरियल होंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सके, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर सके। जितने भी मेटल्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, ठीक, वो गुड कंडक्टर होंगे, ठीक। जितने भी मेटल्स दिखाई पड़ेंगे गुड कंडक्टर होंगे। रजिस्टर्स मैंने आपको बताया था कि जितने भी एलॉयज आपको दिखाई पड़ेंगे वो रजिस्टर होंगे। और इंसुलेटर जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, आपने अपनी बुक में इंसुलेटर के बारे में पढ़ रखा होगा। तो आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एक एक करके टिक लगाते हैं। कंडक्टर पे मैं सी लिखूंगा, यहाँ से जितने भी कंडक्टर होंगे उसमें सी लिखूंगा। रजिस्टर्स पे मैं आर लिखूंगा और इंसुलेटर पे मैं आई लिखूंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। रबर, रबर क्या है, इंसुलेटर है, सबको पता है रबर क्या है, इंसुलेटर है, ठीक। मरकरी एक मेटल है, मेटल क्या होता है, कंडक्टर होता है, तो मरकरी चला गया कंडक्टर में, ठीक। नाइक्रोम एक एलॉय है, आपको पता होना चाहिए एलॉयस क्या होते हैं। एलॉयस 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, ठीक। तो एलॉयस की हेल्प से हम रजिस्टर बनाते हैं। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, नाइक्रोम, नाइक्रोम एलॉय होता है निकल और क्रोमियम का। एनआई का मतलब निकल और सीआर का मतलब क्रोमियम। निकल और क्रोमियम को मेल्ट करके मिक्स कर देते हैं और फिर ठंडा कर लेते हैं उसको, उससे नाइक्रोम बन जाता है। नाइक्रोम एक एलॉय है, ठीक। सो एलॉय क्या होते हैं, आपके रजिस्टर्स होते हैं, ठीक। तो ये हो गया रजिस्टर। पॉलीथीन, पॉलीथीन हो गया इंसुलेटर, सबको पता है पॉलीथीन में करंट फ्लो नहीं करेगा, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, उसमें करंट नहीं फ्लो करता है। एल्युमिनियम मेटल हो गया, मेटल क्या है, गुड कंडक्टर, तो सी लिख दिया, सी का मतलब गुड कंडक्टर, सी का मतलब कंडक्टर। वुड क्या हो गया, वुड हो गया आपका इंसुलेटर, लकड़ी जो होती है ना, वुड जो होती है, सूखी लकड़ी की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली ड्राई वुड है, तो उसमें बच्चों कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक, इंसुलेटर है। मैग्नीन, मैग्नीन क्या एक तरीके का एलॉय है, कॉपर, मैग्नीज और जिंक का, सीयू मतलब कॉपर, एमएन का मतलब मैग्नीज और एनआई का मतलब निकल, ठीक। जिंक नहीं, आई एम वेरी सॉरी, शायद मैंने जिंक बोल दिया। कॉपर, मैग्नीज और निकल का ये एलॉय है, कौन, मैग्नीन। अब एलॉय क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, ठीक। बेकेलाइट, बेकेलाइट जो है बच्चों वो क्या है, बेकेलाइट आपका इंसुलेटर है, ठीक, ये हमने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है, ठीक। उसके बाद आयरन, आयरन क्या होता है, एक मेटल, मेटल क्या है, कंडक्टर है। पेपर, पेपर एक इंसुलेटर है, पेपर में करंट फ्लो नहीं करता है। थर्माकोल भी एक इंसुलेटर है, थर्माकोल में करंट फ्लो नहीं करेगा। मेटल का कोई कॉइन है, कोई भी मेटल होगा वो गुड कंडक्टर होगा, तो कंडक्टर में चला गया, ठीक। बस अब देख लो बच्चों आप, ये आंसर आपके लिखे हुए हैं, ठीक। सो मरकरी, एल्युमिनियम, आयरन, ठीक, और मेटल कॉइन आपका चला गया किसमें, कंडक्टर में। रजिस्टर्स में आपके जितने भी एलॉयज होंगे वो चले जाएंगे, एलॉय आपके यहाँ पे 2 हैं, नाइक्रोम है और मैग्नीन है। उसके बाद जो बचा कुछ है वो सब चला जाएगा आपका इंसुलेटर में। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। आपको बोल रहे हैं व्हाट इज ओम्स लॉ, एक्सप्लेन हाउ इट इज यूज्ड टू डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए बच्चों, ओम्स लॉ को पहले एक्सप्लेन करना है और उसकी हेल्प से आपको यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब बताइए यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है, यानी कि 1 ओम का डेफिनेशन आपको देना है, ठीक। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है। ओम का डेफिनेशन, ओम का मतलब 1 ओम का डेफिनेशन आपको यहाँ पे देना है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओम्स लॉ के बारे में याद दिला दूं। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हमारे पास कोई वायर है या कंडक्टर है, ये देखिए इस तरीके से, और इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते जाते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को, ये देखिए एरो लगा दिया मतलब वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ एक नॉब लगी रहती है, इसको घुमाते जाओगे और पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के अक्रॉस बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे एमीटर लगा देते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए इस तरीके से एमीटर लगा होगा, एमीटर करंट को मेजर करेगा, ठीक, प्लस माइनस। तो यहाँ से आप नॉब घुमाते जाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, तो आप देखोगे उसी प्रोपोर्शन में आपका करंट भी यहाँ पे बढ़ता जाता है, ठीक। सो इसका जो ग्राफ आता है
ओम्स लॉ का, वो इस तरीके से आता है। ये देखिए एक्स एक्सेस पे करंट और वाई एक्सेस पे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाता है उसी रेशियो में करंट भी बढ़ता जाता है। ये देखिए दोनों में लीनियर रिलेशन होता है, यानी कि ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात आपने पढ़ी हुई है, यानी कि करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उतना ही ज्यादा करंट बनेगा जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते जाओगे, ठीक, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक। अब इसी चीज को कैसे लिखा जाता है, आई इज प्रोपोर्शनेट टू वी, या एनसीईआरटी में आप देखोगे तो इन्होंने लिख दिया है वी इज प्रोपोर्शनेट टू आई। दोनों बातों का सेम मतलब है कि वी को बढ़ाने से करंट बढ़ता है, और इसका भी वही मतलब है कि हाँ भाई वी को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, यानी कि करंट तभी बढ़ रहा है जब वी बढ़ रहा है, ठीक। तो वी इज प्रोपोर्शनेट टू आई, और यहाँ से आप क्या करते हो, इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है जिसको हम आर बोलते हैं, ठीक। आर आई का मतलब आई आर, ठीक, आई आर। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, मतलब इस प्रोपोर्शनल के साइन को यहाँ से हटाओगे, इक्वल लगाओगे, तो यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। यही क्या है, यही आपका इस वायर का क्या है, या इस कंडक्टर का क्या है, रेजिस्टेंस है, ओके। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ से इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो। सो आर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वी अपॉन आई, आई जाके इधर डिवाइड कर देगा, सो वी अपॉन आई। ये देखिए, अब ध्यान दें, यहाँ पर हमको क्या करना है, 1 ओम का रेजिस्टेंस का डेफिनेशन देना है, यानी कि 1 ओम रेजिस्टेंस कितना होता है। तो इसके लिए आप एक इमेजिनरी थ्योरी अपने दिमाग में सोचोगे। क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि भाई मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। मान लो हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है, मान लो भाई, मान लो कि हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया, 1 वोल्ट, और ऐसा करने से उसमें करंट कितनी फ्लो करने लगी, 1 एम्पियर। मान लो भाई, मान लो, ठीक। ये एमीटर कितनी रीडिंग दिखा रहा है, 1 एम्पियर की, ठीक। सो हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिस कंडक्टर के क्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाएं, 1 वोल्ट, तो उसमें करंट कितनी फ्लो करने लगे, 1 एम्पियर। तो ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होता है। यस, आइए दिखाते हैं कैसे। आर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस आपने कितना किया, 1 वोल्ट, वी की वैल्यू हो गई 1 वोल्ट, डिवाइडेड बाय करंट उसमें कितना फ्लो करने लगा, 1 एम्पियर। भाई मान लो ना कि ऐसा अगर आपके पास कोई कंडक्टर है कि जिस कंडक्टर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर करंट 1 एम्पियर का फ्लो करता है, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1, 1 होता है, और वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम बोलते हैं। ओम को ओमेगा से भी हम लोग दिखाते हैं, ठीक। तो 1 ohm is the resistance of that conductor if a potential difference of 1 volt, when potential difference of 1 volt is applied across a conductor and the current flowing through that is 1 ampere। बस यही है, ठीक। तो बच्चों अब आइए यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सबसे पहले आइए हम आपको ओम्स लॉ बताते हैं। तो ओम्स लॉ को हमको एग्जाम में इस तरीके से डिफाइन करना है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कंडक्टर लिखो या वायर लिखो, बात क्या है, सेम है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, प्रोवाइडेड दैट इट्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको ये सारी बातें यहाँ पर लिखनी है, ठीक। I is proportionate to V, V is proportionate to I, V is equals to RI, R is what? R is, here R is the resistance which is a proportionality constant, the unit of resistance is ohm, फिर 1 ohm का आपको definition देना है कि 1 ohm is the resistance of a conductor when a potential difference of 1 volt is applied to its end and a current of 1 ampere flows through it, okay। so note कर लीजिए। Now students question number 16 देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बच्चों ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की या किसी कंडक्टर की जो कि क्या करती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपोज करती है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करती है। ये बात आपको पता है। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट या अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू इट, या फिर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस की जगह आप इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हो, ठीक। इसके बाद इसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने हमसे क्या बोला है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो बच्चों रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ओम्स लॉ की हेल्प से V इज इक्वल्स टू आई आर। ये देखिए R क्या है, रेजिस्टेंस है, ओके, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक। तो रिलेशन क्या हो गया, V I और R में, ये रहा आपका रिलेशन, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट्स आइए थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस के बारे में फील करा देते हैं। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ओके स्टूडेंट्स। अब इस कंडक्टर में आपने यहाँ पर V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया इसके एंड के क्रॉस, ठीक, ये प्लस माइनस। तो
जब आपने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो उसमें I करंट जब फ्लो करेगी, ठीक, I करंट फ्लो करने का मतलब है कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट एटम्स होते हैं, ये जो कंडक्टर है एटम्स होते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का मतलब है, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट प्लस से माइनस फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं तो वो अंदर जो मटेरियल है, कंडक्टर के अंदर जो मटेरियल है उसमें जो एटम्स है उससे कोलोजन करते हैं, टकराते हैं, ठीक। तो यही जो कोलोजन है ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को चलने में बाधा उत्पन्न करता है, परेशान करता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, कि प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब देखो पार्ट बी का आंसर मैं यहाँ पे आपको कर रहा हूँ। सो पार्ट बी में इसने क्या बोला आपसे, कह रहा है कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर। तो बच्चों यहाँ पे एक अननोन रजिस्टर लगा हुआ है, ओके। यानी कि ऑब्वियसली हमको यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ कोई कंडक्टर लगा हुआ है और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, फिर से बना दूं सर्किट, चलो। तो यहाँ पे देखिए कोई अननोन रजिस्टर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू आर है, आर की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोलेगा वो क्वेश्चन में, और यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा होगा, ठीक। चलिए कह रहा है मैंने 12 वोल्ट बैटरी, सो बैटरी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। तो V की वैल्यू दी है आपको कितनी, 12 वोल्ट्स, ओके। कह रहा है कि दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। ध्यान दीजिएगा ये जो रजिस्टर है ये कितनी करंट ड्रॉन कर रहा है, I इज इक्वल्स टू 2.5 मिली एम्पियर, एम ए का मतलब मिली एम्पियर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मिली एम्पियर बहुत छोटी करंट है बच्चों, बहुत छोटी करंट, यानी कि करंट बहुत कम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। अभी देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, करंट की वैल्यू बहुत कम है यानी कि रेजिस्टेंस बहुत हाई आने वाला है, दिखाता हूँ अभी आपको। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो ये जो रजिस्टर लगा है इसका रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो बच्चों ओम्स लॉ से, अच्छा उसको लगाने से पहले आप करंट को किस में चेंज कर लोगे, एम्पियर में। तो फिर 2.5 एम का मतलब मिली एम्पियर। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि 1 मिली एम्पियर में 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10⁻³ एम्पियर होते हैं, ठीक। तो 2.5 मिली एम्पियर को एम्पियर में कैसे चेंज करोगे, 2.5 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है टेंशन मत लो, 2.5 लिखो और जो m लिखा हुआ है m को हटा के क्या लगा दो, 10⁻³ लो। m को रिमूव कर दो, m का मतलब मिली, मतलब 10⁻³, इसको हटा दो, a को ऐसे ही लिख दो, लो मिली एम्पियर किस में आ गया, एम्पियर में, ठीक। तो इस तरीके से करंट को एम्पियर में पहले चेंज कर लीजिएगा। जब आप ऐसा कर लोगे तो आप ओम्स लॉ का रिजल्ट यहाँ लगा दीजिए, v इज इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ से अगर आप रेजिस्टेंस निकालोगे r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए v अपॉन आई, आई मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, सो v अपॉन आई, ओके। नाउ अब यहाँ से मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ध्यान देंगे। V कितना है बच्चों, V है 12 वोल्ट, ओके। सो V कितना है 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय I, I कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 12 डिवाइडेड बाय 2.5 और 10⁻³ नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ पॉजिटिव हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक। तो 12 अपॉन 2.5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक। कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 120 डिवाइडेड बाय 25 आ गया, ठीक। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। चलो ये सर्किट डायग्राम में रफ कर दूँ, यहाँ से रफ कर दूँ, चलो। तो यहाँ से आगे आपके पास कितना 120 डिवाइडेड बाय 25, तो 120 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर, है ना, आंसर एम्पियर में आएगा ऑब्वियसली। नाउ अब यहाँ से बच्चों कट करिए, इसको कैसे कट करोगे, इसको आप 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 जाएगा, 5 4 ज़ा 20, ठीक। फिर 24/5 हो गया, ये लीजिए 24/5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। देखो एम्पियर एम्पियर बोल रहा हूँ इतनी देर से कमेंट करके बताओ भाई गलत कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आ जाएगी, ओम आ जाएगी, है ना, गलती कर दी, करंट थोड़ी ना निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसकी यूनिट आएगी ओमेगा, ओमेगा मतलब ओम, ओके। वही मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। तो फाइनली यूनिट को मैं सबसे लास्ट में लिखूंगा। अब 24 को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक। सो यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, यहाँ साइड में कर दूँ, चलो। सो 24 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 ज़ा 20, 4 - 0 4, 2 - 2 कुछ नहीं आएगा, डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 8 ज़ा कितना होता है 40 होता है, रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक। तो 24/5 कितना हो गया 4.8 हो गया, इंटू में
10 टू द पावर 3 ओम। अब 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000। सो यहाँ से हो जाएगा 4.8 इंटू 1000 और पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो यहाँ 10 आ जाएगा, एक 10 से ये 0 चला गया, 48 इंटू 100 आंसर कितना आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू 4800 ओमेगा, यानी कि रेजिस्टेंस कितना हो गया 4800 ओम्स। तो ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा आपने रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा आ गया। ओके यही तो मैं आपको बता रहा था कि करंट इतना कम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तभी तो करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना भाई, 12 वोल्ट की आपने बैटरी लगाई है, ठीक ठाक बैटरी है, बट करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है, बहुत कम करंट है, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ओके तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 4800 ओम, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, यानी कि 1 ओम को डिफाइन करना है। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करोगे बच्चों, ओम्स लॉ का जो रिजल्ट होता है वो होता है आपका V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से आप R की वैल्यू निकालोगे तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई हो जाएगा। करना कुछ नहीं बच्चों, आप एक ऐसे कंडक्टर के बारे में सोचिए, ठीक, ये कोई कंडक्टर है, एक ऐसे कंडक्टर के बारे में सोचिए कि इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाएं 1 वोल्ट का, कितना 1 वोल्ट का अगर हम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं और इसमें करंट कितनी फ्लो करने लगे 1 एम्पियर। मान लो कि भैया ऐसा कोई कंडक्टर है जिसके क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे करंट 1 एम्पियर फ्लो करने लगती है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम। देख लीजिए खुद ही भाई, V की वैल्यू कितनी है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट और करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, तो 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 1, और वोल्ट पर एम्पियर को हम ओमेगा यानी कि ओम्स बोलते हैं। तो R इज इक्वल्स टू 1 ओम रेजिस्टेंस आ गया इस कंडक्टर का। कौन सा कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसके क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर उसमें करंट कितनी फ्लो करती है 1 एम्पियर, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम। ठीक, अब यहाँ पे इसको इस तरीके से हम लिख देंगे एग्जाम में कि 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, यानी कि इसके एंड के क्रॉस अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई किया एंड अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, तो उसमें अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर जाए तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है 1 ओम। ठीक, नाउ पार्ट बी कह रहा व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस एज द कंडक्टर इज मेड थिनर। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, आपके पास कोई कंडक्टर था, ये देखिए इस तरीके से, मान लो इस कंडक्टर की लेंथ कितनी थी L। ठीक, पहले इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना ज़्यादा था, अब इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को आपने कम कर दिया, यानी कि तार वायर को पतला कर दिया, लेंथ नहीं चेंज करिए, लेंथ उतनी है, ये देखिए। ठीक, तो अब इसका एरिया, सपोज इसका एरिया पहले A1 था, अब A2 हो गया। ठीक, लेंथ अभी भी उतनी है, सो यहाँ से थिन हो गया, ये थिन हो गया, वायर कैसा हो गया पतला हो गया, यानी कि थिन हो गया, ये थिक था, पहले थिक था। ठीक है, यानी कि बच्चों आपने क्या कर दिया, यहाँ से एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करा, डिक्रीज कर दिया, A2 इज लेस देन A1। ठीक, जो न्यू एरिया है A2 उसको आपने क्या करा, डिक्रीज कर दिया, वायर को थिन कर दिया। एरिया अगर डिक्रीज करोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये भी कॉपर का वायर है और ये भी कॉपर का वायर है, यानी कि रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है, लेंथ दोनों का सेम है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा A। जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक, तो थिन जब कर दोगे, पतला कर दोगे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, जिससे कि रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा मैं आपको फील करा दूं, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, इस बात का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, यहाँ पे देखिए अंदर कॉपर के एटम्स होंगे, ठीक, यहाँ पे भी एटम्स होंगे। ठीक, अब जैसे बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मान लो, ठीक भाई करंट फ्लो कराने के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसको मोटा रास्ता मिल रहा है, ज़्यादा रास्ता मिल रहा है, तो आराम से चल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेस होगा। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स अगर आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, तो इसको अपोजिशन ज़्यादा मिलेगा क्योंकि पतला रास्ता है, तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले एटम से ज़्यादा कोलिजन करेंगे, तो यहाँ रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर आप हमारा चैनल अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स बस यही बात यहाँ पर लिखनी है हमको पार्ट बी में। कह रहा द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, R इज इक्वल टू रो L बाय A व्हेन द कंडक्टर इज मेड थिनर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया विल डिक्रीज। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, देयरफॉर द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ओके, तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको पार्ट सी करके दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर लें, कर लिया। चलिए अब मैं आपको पार्ट सी करके दिखाता हूँ। सो पार्ट सी में क्या पूछा है इसने हमसे, कह रहा है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो ये देखिए ये कोई रेजिस्टेंस है R और इसके क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट कर दिया।
चलो पहले सिचुएशन यहाँ पे देखते हैं। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का, इसमें करंट I फ्लो कर रही थी, रेजिस्टेंस R है। कह रहा है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रखना है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डबल्ड, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे न्यू सिचुएशन ऐसी होगी, ये देखिए। रेजिस्टेंस कैसे डबल करोगे, सोचो, लेंथ डबल कर देना, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही रहने दो, रेजिस्टेंस डबल करने के लिए लेंथ डबल कर दो। ठीक, सो यहाँ पे रेजिस्टेंस डबल हो गया, यानी कि पहले रेजिस्टेंस R था, अब 2R हो जाएगा, ये न्यू रेजिस्टेंस है। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है जितना पहले था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज करना है, यानी कि जितनी बैटरी पहले लगी थी जो बैटरी, वही बैटरी अभी भी लगी हुई है। बैटरी ही तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, अब बताओ करंट कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाय हाउ मच डज द करंट चेंज। ठीक, करंट अब कितना हो जाएगा, सो आई न्यू करंट आपको बताना है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर आप ओम्स लॉ लगाओगे, V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ का यानी कि रिजल्ट लगाओगे, सो V इज इक्वल्स टू आई आर, ये वाले सर्किट में, तो यहाँ से करंट का फॉर्मूला बनेगा V बाय आर, इसको बनाया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब सुनो, यानी कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आर, तो यहाँ से आप आई न्यू करंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आई न्यू इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चे, न्यू करंट क्या होगा, V अपॉन आर। V तो उतना ही है, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना हो गया, डबल हो गया। ठीक, तो R की जगह हम क्या रखेंगे, 2R, ये लीजिए। तो यहां से हो जाएगा आई न्यू इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दे बच्चों, अपॉन में 2 है, यानी कितना हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो गया, V अपॉन आर हो गया, ये देखिए। तो न्यू करंट जो हो गया वो हाफ ऑफ V अपॉन आर हो गया। ठीक, और V अपॉन आर क्या था, V अपॉन आर था I, यानी कि यहां से हो जाएगा, ध्यान से चेक करिएगा, हाफ। अब कुछ बच्चे सोचेंगे अपॉन में 2 था, इसको 1/2 कैसे लिखा, भैया सुनो, V इंटू 1 वापस V हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू आर, 2R, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू, और V अपॉन आर की जगह हम क्या लिख देंगे, I। इक्वेशन नंबर 1 से V अपॉन आर की जगह I लिखोगे, यानी कि आई न्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ I। ठीक, तो फाइनल रिजल्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आई न्यू, यानी कि न्यू करंट कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द प्रीवियस करंट, हाफ ऑफ I। ठीक, सो करंट विल बिकम हाफ। तो पार्ट सी का आंसर क्या है, ऐसा करने पर करंट क्या हो जाएगा, हाफ। सो करंट विल बिकम हाफ। ओके, जितना पहले था उसका हाफ करंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखते हो, रेजिस्टेंस डबल कर देते हो, तो करंट हाफ हो जाता है। ओके, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है कि वाई डू इलेक्ट्रीशियन वेयर रबर हैंड ग्लव्स वाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, आपने देखा होगा इलेक्ट्रीशियन जो आता है वो रबर के ग्लव्स पहनता है, वैसे तो आपने जनरली इंडिया में नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है, रबर के ग्लव्स पहनने होते हैं बच्चों। ठीक, तो रबर के जो ग्लव्स हैं, ओके स्टूडेंट्स, ये वो क्यों पहनता है। अब रबर के ग्लव्स क्या हैं, इंसुलेटर हैं, आपको पता है इंसुलेटर करंट को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, रबर के ग्लव्स क्या हैं, इंसुलेटर हैं। इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइटली हाई होता है, इनफाइनाइटली हाई होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा इसका। तो जो रबर के ग्लव्स होंगे बिल्कुल भी करंट को अलाउ नहीं करेंगे, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक, तो बस अब ये रबर के ग्लव्स पहन लिया, कोई नेकेड वायर आएगा। ठीक, तो नेकेड वायर से जब करंट पास होना होगा, तो अगर भाई मान लो इसके जो हैंड वो नेकेड है, मतलब ग्लव्स इसने नहीं पहन रखा है, तो वायर को गलती से अगर इसने टच कर लिया नेकेड वायर को, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके फिंगर में आ जाएंगे, यानी कि इसके हैंड में आ जाएंगे। इसकी बॉडी कंडक्टर होती है, आपको पता है। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी में जब एंटर करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक। हमें अजीब सा एक फील आएगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगने का मतलब है हमारे हाथों में ये कॉपर की वायर है, नेकेड वायर, और गलती से इसका हाथ यहाँ पे आ गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके हाथ में ऐसा आ सकते हैं। अब ये ग्लव्स पहन लेगा ऊपर, ये इसने ग्लव्स लगा लिए, तो अब ये इलेक्ट्रॉन, ये ग्लव्स आ गया हमारे हाथ और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, यानी कि कॉपर वायर के बीच में। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स इस रबर ग्लव को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सकते हैं। पेनिट्रेट करने का मतलब है कि रबर ग्लव में वो फ्लो ही नहीं कर पाएंगे। ठीक, वो अलाउ नहीं करेगा करंट को, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को, बस, तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। अब यही आपका आंसर है। सो इलेक्ट्रीशियन wear rubber hand gloves while working with electricity because the rubber is an insulator, it will prevent them from getting electric shock. Okay, पार्ट बी बच्चों कह रहा है व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वी की वैल्यू ये लोग पूछ रहे हैं। सो व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू सेंड अ करंट ऑफ 6 एम्पियर थ्रू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे हम सर्किट बना के आपको बताते हैं कि भाई कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है
और उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेजिस्टेंस है 40 ओम। ये लीजिए, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इसका रेजिस्टेंस है 40 ओम। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड, यहाँ पे कितने पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होगी, ये प्लस माइनस, कितने पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होगी इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कितना करंट भेजने के लिए, आई इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ आपको, करंट कितना है 6 एम्पियर। ठीक, ये देखिए भाई, आपको पता है ना बैटरी ही तो करंट सेंड करती है, बैटरी तो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, बैटरी इलेक्ट्रॉन का सोर्स नहीं है, लेकिन बैटरी इलेक्ट्रॉन को पुश करती है, जो वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है। ठीक, सो यहाँ से हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है V की वैल्यू। सो ओम्स लॉ की हेल्प से, ओम्स लॉ का जो रिजल्ट है वो हम लगा देंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक, I कितना है 6 एम्पियर इंटू R कितना है यहाँ 40, 6 इंटू 40 होता है 6 4 24। सो 240 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप लगाओगे तो आपको 5 एम्पियर, आपको 6 एम्पियर की करंट यहाँ पर मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन मत लो आप। देखो, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर एक्स वाई, तो वायर का नाम दिया हुआ है, वायर का नाम है एक्स वाई। ठीक है, चलो, तो बच्चों यहाँ पर कोई नाइक्रोम की वायर है इस तरीके से, ये देखिए, और नाइक्रोम की वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये एक्स वाई क्या है, नाइक्रोम की वायर है। ये लीजिए, ये एक्स वाई क्या है, नाइक्रोम की वायर है। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ है 0.5 मीटर लॉन्ग। तो लेंथ से आपको कोई मतलब है नहीं इस क्वेश्चन में, बट फिर भी लेंथ कितनी है 0.5 मीटर है। ठीक, कह रहा है कि एन एमीटर अ वोल्ट मीटर 4 सेल्स। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, यहाँ पर 4 सेल्स लगे होंगे, एक एमीटर लगा होगा, तो यहाँ पे सीरीज में एक एमीटर लगा देंगे, ये देखिए, और 4 सेल्स लगाएंगे 1.5 वोल्ट का। तो 1.5 वोल्ट का 1 सेल, ये रहा दूसरा सेल, ये रहा तीसरा सेल, और ये रहा 4 सेल। तो 1 पॉइंट, ये प्लस हो गया, ये माइनस। अब बताओ 1.5 के अगर 4 सेल लगा दोगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, V इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 4 कर दोगे। भाई सही बात है, एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.5, तो टोटल 4 सेल कितना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, 4 इंटू 1.5, यानी कि कितना आ जाएगा 6.0, यानी कि 6 वोल्ट्स। ठीक, तो इस तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा इसको, वो मिलेगा कितना 6 वोल्ट्स का। ठीक है ना, चलो, सो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 वोल्ट्स, ये हो गया। और क्या लगा हुआ है, 4 सेल्स लगे, एक की लगा हुआ है, तो की को मैं यहाँ लगा के क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना, जिससे कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए। तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ लगा है इसमें नहीं, तो यहाँ से लाके इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी लगाना है, जो कि हम क्या करेंगे नाइक्रोम वायर के अक्रॉस पैरेलल में लगाएंगे। सो पॉइंट एक्स से वोल्ट मीटर का एक एंड और पॉइंट वाई से वोल्ट मीटर का दूसरा एंड लाके इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए वोल्ट मीटर, और यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे लेफ्ट में, ये माइनस। ये मैं आपको कई क्वेश्चंस में पहले भी बता चुका हूँ कि लेफ्ट से करंट ऐसा करके आ रहा है, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक, एमीटर में भी नीचे प्लस होगा, ठीक, और ऊपर क्या होगा आपका माइनस होगा। गलती मत कर देना, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर जाता है, यानी कि प्लस से माइनस जाता है। ठीक, तो ये आपका सेटअप हो गया। पार्ट 1 में इन्होंने हमसे यही पूछा था, ड्रॉ डायग्राम of this electric circuit to study the relationship between the potential difference maintained between the 2 point x and y and the electric current flowing through it. Okay, वोल्ट मीटर क्या देगा, करंट वोल्ट मीटर क्या देगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट दे, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देगा, और एमीटर क्या देगा, करंट देगा। तो वोल्ट, यहाँ से हम यहाँ से बच्चों क्या करते गए, हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते गए लगातार। ठीक, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे अलग अलग करंट आ रहा था, तो उसका ग्राफ क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से करंट क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने का सेटअप है ये। ओके, तो बच्चों ओम्स लॉ में ग्राफ कैसा आता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ओम्स लॉ में V वर्सेस I का जो ग्राफ आता है वो हमेशा लीनियर आता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक, यानी कि V के बढ़ाने से I बढ़ता जाता है। किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ता जाएगा, यही ओम्स लॉ है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, लैब में आप काम कर रहे हो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब सुनो, पता है आपको एक बात बच्चों, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, इस ग्राफ का जो स्लोप, अब ये स्लोप क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप कैसे निकालते हैं पता है, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, देखो अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ये इस तरीके से, ठीक, तो अगर आप इसी को, इस एंगल को स्लोप बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप निकालने का जो तरीका होता है वो होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, सो अगर आप ये परपेंडिकुलर है और BC क्या है, बेस है, अगर आप यहाँ पे AB बाय BC कर दोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। तो सुनो, V वर्सेस I ग्राफ जब बनता है तो इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे कभी भी तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक, अब ये मिलता कैसे वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखो मान लो यहाँ पे कोई ट्राइंगल ऐसे बन गया, मान लो
ये सब क्या चल रहा है अभी आपको पता चलेगा। ठीक, यहाँ से देखिए अगर इसका स्लोप निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे, परपेंडिकुलर से हमको क्या मिलेगा वोल्टेज, और बेस से हमको क्या मिलेगा करंट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे करंट है और वाई एक्सिस पे क्या है वोल्टेज है। ठीक, तो वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। यानी कि स्लोप ऑफ वी आई कर्व गिव्स, वी आई कर्व गिव्स, या स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स, वी वर्सेस आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। ओके, कॉपी में नोट लगाइए, पहले तो नोट लगाइए, स्लोप ऑफ वी वर्सेस आई ग्राफ यानी कि वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जो भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ओके, ये बात आप नोट कर लो पहले इतनी। ठीक, चलो अब देखो जो पार्ट सेकंड है बच्चों, इसमें बहुत बढ़िया सवाल इन्होंने पूछा है। कह रहे हैं कि फॉलोइंग ग्राफ वाज प्लॉटेड वी वर्सेस आई वैल्यूज, कह रहा है व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ वी बाय आई रेशियोज व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.6 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। देखो क्योंकि ग्राफ लीनियर आ रहा है बच्चों, ठीक, और लीनियर ग्राफ का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये बात आपको पता होगी। ठीक, अब ये क्या बात बता रहे हो सर, बात ये बता रहा हूं स्लोप का मतलब होता है इसने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया है। तो चेक कर लीजिए, अगर ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, लीनियर आ रही है, तो देखो यहाँ पे जितना स्लोप है, अगर हम ये इस पॉइंट पे स्लोप निकालें, यानी कि यहाँ से अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें, तो अभी भी स्लोप उतना होगा, जितना एंगल यहाँ है उतना ही यहाँ है। चेक कर लो, ये इसके क्या है पैरेलल है। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये वाले पॉइंट पे अगर आप चेक करोगे तो उतना ही स्लोप आएगा, यानी कि हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या है सेम है, हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या है सेम है, यानी कि हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस क्या है सेम है, यानी कि पूरे वायर का रेजिस्टेंस क्या है, जो है सो है। भाई एक बार आपने कुछ वायर ले लिया, उसकी लेंथ फिक्स हो गई, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो रेजिस्टेंस तो फिक्स हो गया ना, यानी कि इसका जो स्लोप है वो फिक्स है। स्लोप ही किसको बताता है, रेजिस्टेंस को, तो स्लोप फिक्स होगा यानी कि रेजिस्टेंस फिक्स होगा, या रेजिस्टेंस फिक्स है तो स्लोप फिक्स है, यानी कि V और I का जो रेशियो है वो बार बार आपको क्या देगा, सेम वैल्यू देगा, यानी कि वो आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा। V बाय I का जो रेशियो है वो बार बार आपको सेम वैल्यू देगा, अगेन एंड अगेन वो आपको सेम वैल्यू देगा, और वो जो सेम वैल्यू होगी वही क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस होगा। V और I का रेशियो आपका रेजिस्टेंस होगा। अब ये सब क्या चल रहा है सर, अभी पता चलेगा, पहले इतना नोट करो, बताते हैं, नोट कर लीजिए। अब उन्होंने आपसे बोला है कि V और I का रेशियो निकालो जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0.8 वोल्ट है, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1.2 वोल्ट है, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1.6 वोल्ट है। अब समझ में तो आ नहीं रहा है, क्यों सर, क्योंकि इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो 0.8 वोल्ट को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ बच्चे ढूंढ भी रहे होंगे जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वो सोच रहे होंगे भाई सर 0.8 यहाँ आएगा, ऑब्वियसली 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 वोल्ट यहाँ आएगा। हाँ सर आएगा, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग जब वो करंट निकाल रहे होगे तो नहीं मिल रहा होगा आपको, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगा। 0.8 से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक, ये ग्राफ को जहां पे काटेगा, यहां से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो यहां से आपको करंट मिल जाएगा, यहां से आपको करंट मिल जाएगा, यानी कि 0.8 वोल्ट पे कितना करंट है वो यहां से पता चलेगा। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है भैया, ये ग्राफ ही ठीक से नहीं बनाया है, तो करंट कैसे निकालोगे, तो आइए मैं आपको बताता हूं कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली करंट कितना है ये आपको नहीं पता है, तो हम यहाँ लगाएंगे यूनिटरी मेथड। इस ग्राफ में कोई तो आपको बच्चों हिंट दिया होगा जिससे कि आपकी बात बन जाएगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ 0.8 वोल्ट पर कितना करंट है, यहाँ पे कितना करंट है, आई की वैल्यू कितनी है वो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ यूनिटरी मेथड लगाएंगे। इस ग्राफ में कोई तो पॉइंट ऐसा दिया होगा जो बहुत सटीक पॉइंट होगा, तो ध्यान से चेक करिए। 1.5 का हिंट दे रखा है आपको, ठीक, तो 1.5 वोल्ट से अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए इस पॉइंट पे मिलेगा, पॉइंट भी दे रखा है इसलिए आपको क्वेश्चन में, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0.6, यानी कि बच्चों जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.5 वोल्ट तो करंट कितनी है 0.6 एम्पियर। ठीक, यानी कि हिंट दे रखा है उसने कि जब 1.5 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट कितनी है, तो करंट है 0.6 एम्पियर। ये लीजिए, तो बच्चों अब यूनिटरी मेथड लगा दो, अगर 1.5 वोल्ट पे करंट 0.6 है तो 1 वोल्ट पे करंट कितनी होगी 0.6, और ये आके इधर डिवाइड लगा देगा, इतने एम्पियर करंट होगी। भाई यूनिटरी मेथड तो आता है ना आपको, अगर 1.5 वोल्ट पे करंट 0.6 है तो 1 वोल्ट पे कितनी हो जाएगी, ये आके इधर डिवाइड लगा देगा। ठीक, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड। ठीक, तो 1 वोल्ट पे करंट अगर आपको पता चल गई तो आप कितने भी वोल्ट पे आप करंट निकाल सकते हो इस रिलेशन की हेल्प से। ठीक, अब देखिए सबसे पहले उसने पूछा 0.8 वोल्ट पे कितना करंट होगा, तभी तो V अपॉन I का रेशियो लोगे। ठीक, सो बच्चों 1 वोल्ट पे अगर इतना करंट है तो 0.8 वोल्ट पे कितना करंट होगा, यानी कि 0.8 वोल्ट्स पे जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, इसको 0.8 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली भाई 1 में अगर इतना है 0.8 में कितना होगा 0.6 बाय 1.5, ठीक, इनटू कितना आ जाएगा
0.8 एम्पियर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 0.8 वोल्ट्स जब होगा पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट कितना होगा, इसको एक पेज पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको देख लीजिए, फ्रैक्शन क्या है, 0.6 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 0.8। ओके, 0.5 कितना था, क्या सॉल्व करना था, एक बार फिर से देखते हैं। 0.6 बाय 1.5, 0.6 बाय 1.5 इंटू 1.8 था, देखते हैं। इंटू में नहीं, इंटू में 0.8 है, इंटू में क्या है यहाँ 0.8 है। चलो सॉल्व करो, कैसे करोगे, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 6/15 इंटू 0.8। ठीक, अब देखो 3 2 ज़ा और 3 5 ज़ा। ठीक, 2/5 कितना होता है, 2 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 0 ज़ा 0, 2 माइनस 0 2, फिर डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 ज़ा कितना होता है 20 होता है। ठीक, तो 2/5, ये 2/5 इंटू में क्या था 0.8 था, 2/5 कितना हो गया 2/5 हो गया, 2 को 5 से डिवाइड लगाया 0.4, सो 0.4 इंटू 0.8। अब 0.4 इंटू 0.8 कितना होता है 4 8 32, पीछे से एक डिजिट यहाँ से छोड़ के एक डिजिट 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो 0.232 एम्पियर का करंट आ जाएगा, ये लीजिए। ठीक, सो यहाँ से बच्चों आप देखोगे तो वापस से पीछे आ जाइए। सो जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट कितना आ गया इस टाइम 0.32 एम्पियर का। ठीक, ये लीजिए। अब अगर 1.2 वोल्ट का 1.2 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या हो जाएगा इसी रिलेशन से, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे इतना करंट, तो 1.2 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे 1.2 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना करंट होगा, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1.2 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 1.5, ये लीजिए। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.2 इंटू 0.6, 1.2 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1.5। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, 12/15 इंटू 0.6। ओके, नाउ अब 3 से करेंगे, 3 4 ज़ा और 3 5 ज़ा। ठीक, 4/5 कितना होता है, 4 को 5 से डिवाइड करिए, 5 0 ज़ा 0, 4 आ जाएगा यहाँ, डेसिमल की हेल्प से 0, 5 8 ज़ा 40, ये लीजिए। तो कितना आ जाएगा 4/5 इंटू 0.6, 4/5 कितना होता है 0.8, तो यहाँ आ जाएगा 0.8 इंटू 0.6, 8 6 48, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के 1, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, यानी कि 0.48 एम्पियर आ गया। ठीक, सो बच्चों 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट कितना होगा 0.48 वोल्ट कह रहा हूँ, सॉरी एम्पियर, 0.48 एम्पियर, ये लीजिए। अब थर्ड एम्पियर। ठीक, अब थर्ड वाला क्या हो जाएगा 1.6 वोल्ट पे कितना हो जाएगा, यहाँ से आइए 1.6 वोल्ट पर कितना हो जाएगा बताइए, इसको हम क्या करेंगे 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 बाय 1.5 इंटू 1.6 एम्पियर का करंट हो जाएगा। ठीक, अब इसको आइए सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 0.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 6/15 आ जाएगा, इंटू में 1.6। ओके, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा 2/5 कितना होता है, यहाँ किया था 2/5 0.4, तो 0.4 इंटू 1.6 16 4 था कितना होता है 64, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0.64 एम्पियर। ठीक, सो लास्ट वाले का कितना आ जाएगा 0.64 एम्पियर, तो इसका आ गया कितना 0.64 एम्पियर, ये लीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे V और I का रेशियो निकालेंगे, तो चलिए V और I का रेशियो निकालते हैं। चलिए फर्स्ट केस में V और I का रेशियो निकालेंगे, V कितना है फर्स्ट केस में 0.8 और करंट कितना है 0.32। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है कर सकते हो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आएगा 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 10,
10 1 जा 10, 10 10 जा 100, ठीक। उसके बाद 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 10 इंटू 1 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 4, 2 2 जा 2 5 जा 5/2 कितना होता है 2.5 ओम, ओम ओम, क्योंकि V अपॉन आई क्या देता है आपको, रेजिस्टेंस, ठीक। तो फर्स्ट वाले केस में आपको रेजिस्टेंस कितना मिल गया, 2.5 ओम्स का। इतना करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूं। कर लीजिए, कर लीजिए। चलिए अब देखिए सेकंड केस में बच्चों हम फिर से क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि V और I का रेशियो निकालेंगे। सो सेकंड केस में V और I का रेशियो कितना आ जाएगा, V कितना है सेकंड केस में 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, और करंट कितना है 0.48, 0.48, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से होगा 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 10, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, फिर से 10/4 आ गया, सॉल्व करोगे 2.5 ओम आ जाएगा, ये लीजिए। तो फिर से आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2.5 ओम, ठीक। उसके बाद थर्ड वाला, इसको नोट कर लीजिए, फिर थर्ड वाला मैं आपको करके दिखाता हूं। नोट कर लीजिए, कर लिया, चलो। नाउ देखिए, V अपॉन आई का रेशियो थर्ड वाले में लेंगे तो V कितना है 1.6 और डिवाइडेड बाय I कितना है 0.64। यहाँ से पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, तो यहाँ से होगा 16 अपॉन नीचे 064 का मतलब 64 इंटू में 100 और इंटू में 10, 10 1 जा 10 10 जा, ठीक। 16 1 जा 16 4 जा, ऊपर आ जाएगा 10 इंटू 1 10, नीचे 4, 10/4 वापस से कितना आ गया 2.5 ओम, इस तरीके से, ठीक। सो लास्ट वाले का जो आंसर आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, R इज इक्वल्स टू 2.5 ओम, ये लीजिए, ठीक। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा था, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दीज वैल्यूज। ये जो वैल्यू V अपॉन आई का रेशियो बार बार सेम आ रहा है, इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हो, तो हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज सेम, ओके। दिस स्लोप, स्लोप का मतलब ये वाले पोटेंशियल डिफरेंस पे, ये देखिए स्लोप निकाला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, परपेंडिकुलर कितना हो गया होगा 0.8 का, ठीक, और बेस कितना हो गया होगा 0.4 का, ठीक। फिर उसके बाद 1.2 यहाँ कहीं आ रहा होगा, तो 1.2 लेके यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा नीचे, ठीक। तो ये वाला ट्रायंगल बन गया होगा, और यहाँ पे स्लोप जब निकाला तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया होगा, ठीक है। तो फिर से उतना ही आ रहा है जितना पहले आ रहा था। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखिए, लास्ट वाला कितना है 1.6, 1.6 यहाँ कहीं आ रहा होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा, तो 1.6 के साथ ये वाला ट्रायंगल आपको मिल रहा होगा, यहाँ परपेंडिकुलर 1.6 हो गया, और बेस कितना हो गया, बेस हो गया होगा कितना 0.64 का, ठीक। तो हर एक बार स्लोप सेम आ रहा है, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ हमेशा सेम स्लोप बना रही है, चाहे ये वाले ट्रायंगल के लिए स्लोप देख लो, चाहे ये वाले ट्रायंगल के लिए स्लोप देख लो, चाहे ये वाले ट्रायंगल के लिए स्लोप देख लो, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ से पता चल रहा है कि स्लोप ऑफ द VI ग्राफ गिव्स व्हाट, स्लोप, ये जो बात इन्होंने हमसे पूछी है ना कि व्हाट कंक्लूजन ड्रॉ फ्रॉम दीज वैल्यू, तो हम इसका आंसर यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। स्लोप ऑफ द VI graph gives resistance of the wire, resistance of the wire, ओके स्टूडेंट्स। और इस वायर का रेजिस्टेंस है कितना, तो वो तो आपने बार बार यहाँ पे निकाल के दिखाया है, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, सो आंसर इज 2.5 ओम। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है 2.5 ओम है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों हैंडल करेंगे, ओके। नोट कर लीजिए।